चैप्टर 2365 रैग्ना 1। अंधेरे रेगिस्तान के बीच रेत के समुंदर से एक बेहद डरावनी, लगभग 6 मीटर ऊंची देह धीरे धीरे ऊपर उठी, मानो कोई चलती हुई काली पहाड़ी हो। उसके कवच पर लगे नुकीले कांटों पर काली रेत झरने की तरह बह रही थी और खून जैसे लाल आसमान में वो धातु जैसा चमक रहा था। उसकी खूनसी लाल भावहीन आंखें धीरे धीरे घूमी और हर लेंस में 3 छोटे इंसानों की परछाई दिखाई दे रही थी, जिन पर शिकारी जैसी ठंडी रोशनी चमक रही थी। ओदीन ने तुरंत डेटाबेस में खोजा और आखिरकार डार्क मून एम्पायर के रिकॉर्ड में इस चीज की जानकारी मिल ही गई। क्रिपल्ड स्कॉर्पियन, डार्क मून एम्पायर से निकाला गया निर्वासित और कभी उस एम्पायर के सबसे ताकतवर जनरलों में से एक। ओदीन की एकमात्र आंख थोड़ा सिकुड़ी, उसकी पुतली उस विशाल जीव का हर विवरण पकड़ रही थी। वो उसके टूटे हुए कवच पर बने प्राचीन पैटर्न देख सकता था और उसकी देह से निकलती दम घूंट देने वाली दबाव की लहर महसूस कर सकता था। धत्तेरे की, ओदीन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गंभीरता की चमक आई, लेकिन अगले ही पल उसने उसे तेज लड़ाई की इच्छा में बदल दिया। अब जब सामना हो ही गया है तो भागने का कोई रास्ता नहीं। अब तो मरते दम तक लड़ना ही है। तो इन द नेम ऑफ एसगर्ड, उसकी गहरी आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी और उसकी आंख सूरज जैसी चमकने लगी। उसके दाएं हाथ में अचानक खतरनाक चांदी की बिजली इकट्ठी हुई और देखते देखते 2 मीटर लंबा ठोस भाला बन गई। एटर्नल स्पेयर, गुंगनिर, उसने जोर से हाथ झटका और वो भाला हवा को चीरता हुआ सैकड़ों मीटर दूर सीधा स्कॉर्पियन के सीने की ओर बढ़ गया। वो चमकती हुई बिजली का भाला मानो आसमान जमीन को चीर रहा हो और उसकी नोक हर चीज को नष्ट करने वाली आभालिए टूटती हुई आगे बढ़ रही थी। बिजली की गर्मी से हवा तक जलने लगी। ये ऐसा वार था जिसे रोका नहीं जा सकता, बस सामने से लेना पड़ता है। लेकिन ओदीन के इस डरावने हमले के सामने स्कॉर्पियन हिला भी नहीं। टिंग, उसके दाएं हाथ के विशाल पंजे खुले और उसने बड़ी आसानी से बिजली से बने भाले को जकड़ लिया, जैसे कोई चॉपस्टिक पकड़ता है। गुंगनिर गरजा, बिजली दहाड़ती रही, लेकिन भाला 1 इंच आगे नहीं बढ़ सका। सुपर पावर इंडेक्स 46,000 पॉइंट्स। ताकत का इतना बड़ा फर्क होने पर गुंगनिर का निशाना कभी न चूकने वाला नियम भी बेअसर हो गया। ओदीन की पुतली सिकुड़ गई। उसकी आंख में भाले के टूटते हुए टुकड़े झलक उठे। उसकी शक्ति 38,000 पॉइंट्स, यानी लगभग 10,000 पॉइंट्स का अंतर। इतना बड़ा फर्क कैसे जीता जाए? दुर्भाग्य से उसकी किस्मत बहुत खराब थी। झंगी और बाकी लोग पास नहीं और अब ओदीन को खुद ही संभालना था। क्या यह भगवान की सजा है? क्या मैं यहां मरने वाला हूं? निराशा ने उसके दिल को जकड़ लिया, पर उसी निराशा में अजीब सी शांति भी उभरी। दुनिया हमेशा ताकतवर की होती है। जिस दिन से वो इंसानों के शीर्ष फाइटर्स में से गिरा है, शायद उसी दिन ये मुकद्दर लिखा गया था। पर अभी उसकी आंखों में आग और तेज जलने लगी, मानो वो इस काले आसमान को भी जला देगी। लेकिन मैं किस्मत पर यकीन नहीं करता। उसकी नजर लोकी, बेलरिथ थॉमस और हेला लुईज आंद्रे पर गई। हम एसगर्ड के 3 महान लीडर्स हैं। हम चांद पर भला कैसे मर सकते हैं? बिल्कुल। लोकी ने अपनी पीठ से एक विशाल बैटल एक्स निकाली, जो उसके कद से भी बड़ी लग रही थी, और उसकी आंखों में और भी गहरा लाल रंग भरने लगा। आज दावत का दिन है। उसकी दहाड़ आसमान चीर गई। उसकी चालाक आंखें अब पूरी तरह खून से रंगी। पुतलियां सिमटकर खतरनाक वर्टिकल स्लिट बन गई। विकिंग ब्लड लाइन जाग रही थी। एक शीर्ष एनहांसमेंट टाइप एबिलिटी यूजर, जन्मजात युद्ध पागल। डर क्या होता है उसने कभी महसूस नहीं किया। सबसे ताकतवर दुश्मन के सामने भी तलवार उठाओ और लड़ो। उसके बैटल एक्स पर रून्स एक एक करके चमकने लगे और उसके गालों पर खून जैसे लाल पैटर्न उभर आए। धड़ाम,
वो काले रेत पर कैनन बॉल की तरह दागी और तूफान की तरह स्कॉर्पियन की ओर बढ़ी। उसका बैटल एक्स खूनलाल रोशनी छोड़ता हुआ सीधे स्कॉर्पियन के सिर पर गिरने ही वाला था। मर जा, उसकी दहाड़ जैसे युद्ध के नगाड़े हों। पर उसी पल स्कॉर्पियन के मुंह के कोने पर हल्की तिरछी मुस्कान उभरी, तिरस्कार भरी। उसकी मोटी लंबी पूंछ ऊपर उठी और पीछे से लाल रोशनी की किरण निकली। वो रोशनी खून से भी ज्यादा गहरी थी और उसके साथ मौत जैसा ठंडा इरादा, मानो अंधेरे नरक की दरांती जीवन काट रही हो। स्कॉर्पियन की एबिलिटी डेथ रे, वो क्रिम्सन किरण मानो किसी जजमेंट THN की तलवार हो। लोकी बहुत तेज थी, लेकिन डेथ रे उससे पहले निकल चुकी थी। लोकी की खूनलाल पुतलियों में वो मौत की रोशनी पूरी साफ दिखाई दी, हर लहर, हर रिपलिंग हवा के साथ। छपाक, वो लाल रोशनी उसकी प्रोटेक्टिव एलियन एनर्जी तोड़कर सीधा उसके सीने में घुस गई, जैसे बर्फीली सुई शरीर चीर दे। क्या मैं इतनी कमजोर हूं? लोकी की आंखें फैल गई, अविश्वास से भरी। वो आधी दूरी भी तय नहीं कर पाई, सीधे हवा से नीचे गिर गई। ताकत में इतना अंतर, जवाब देना भी मुमकिन नहीं। यही है निराशा। ओदीन और हेला की सांसें रुक गई। वो जानते थे लोकी की स्पीड और डिफेंस कितनी खतरनाक है। स्कॉर्पियन की पूंछ फिर चमकी, एक और डेथ रे। तभी किंगडम ऑफ द डेड, हेला की आइसी ब्लू आंखों में क्षण भर चिंता चमकी, फिर दृढ़ संकल्प। उसने दोनों हाथ जमीन पर रखे और रेत का समुंदर अचानक फीके हाथों का समुद्र बन गया। एक पल बाद स्कॉर्पियन के नीचे की जमीन से मरते हुए आत्माओं के गहरे लाल हाथ निकले और उसकी देह को जकड़ लिया। अचानक पकड़े जाने से स्कॉर्पियन का संतुलन बिगड़ गया। लोकी दर्द से करहाते हुए गिरी, लेकिन पीछे हटने की जगह वो फिर दहाड़ कर कूदी और बैटल एक्स पूरा जोर लगाकर नीचे लाई। ओदीन ने भी ये एकमात्र मौका पकड़ा। उसने हाथ सामने जोड़े, उसकी आंख में बिजली चमकी। उसकी दाहिनी हथेली में काली बिजली से एक स्पीयर बनी, शाफ्ट पर विनाश की दरारें जल रही। बाएं हाथ में गुंगनेर एटर्नल स्पीयर, दाएं में निधोग डार्क लाइटनिंग स्पीयर। ये उसकी सबसे ताकतवर फाइनल अटैक थी। रैग्नारॉक, उसने गर्जना की, जैसे मौत की कसम ले ली हो। उस पल उसकी आंखों में वही रोशनी थी जो उसके 9 लोगों को जीतने के दिनों में होती थी। जैसे ही भाले हाथ से निकले, पूरा रेगिस्तान कांप उठा। आसमान ज़मीन भी इस वार से डरते हुए प्रतीत हुए। चैप्टर 2366 रैग्नारॉक 2। एसगर्ड के 3 लीडर जो नॉर्स पैंथियन से आते हैं ने एक साथ हमला किया। तीनों की किलिंग इंटेंट अलग अलग थी। एक कंट्रोल, एक दूर से चलने वाली एलिमेंटल एनर्जी और एक नजदीक से की जाने वाली लड़ाई। पल भर में ये तीनों इरादे सामने खड़े टूटे हुए स्कॉर्पियन पर लॉक हो गए। लेकिन अगले ही पल हेला के अंधेरी आत्माओं जैसे टेंटिकल्स स्कॉर्पियन के प्रहार से टूट गए। 2 बिजली के भाले उस पर निशाना साधे हुए थे और उसके सिर के ऊपर बैटल एक्स भारी किलिंग इंटेंट के साथ गिर रही थी। स्कॉर्पियन की आंखों में एक अजीब चमक उभरी। अचानक उसके शरीर से मौत की किरणों का धमाका हुआ। उसकी पूंछ से एक के बाद एक खूनलाल मौत की रोशनियां गामती चली गई, मानो लाल बिजली की लकीरें हों, खूबसूरत लेकिन मौत की खुशबू लिए हुए। एक ही पल में पूरा इलाका उस लाल मौत की रोशनी में डूब गया। कुछ क्षण बाद काली रेत फिर शांत हो गई। स्कॉर्पियन ने अपने पंजे हिलाए और उसकी आंखें वापस वही ठंडी, भावहीन, लगभग 1000 वर्षों से न बदले हुए स्वरूप में लौट आई। लेकिन अब उसके पास 3 नई आकृतियां खड़ी थी, उसके जैसी, पूरी तरह स्याही की तरह काली हो चुकी। नॉर्स पैंथियन के 3 लीडर पूरी तरह भ्रष्ट होकर डार्क अपोसल्स बन चुके थे। डार्क सन फॉरेस्ट में बिखरे लोग अंदर आते ही मैड आउल की क्षमता से लगभग पागलपन की स्थिति में पहुंच गए। इससे उन्हें आखिरकार ये एहसास हो गया कि ये जगह कितनी खतरनाक है।
लेकिन आसमान में एक आदमी की भयंकर ऊर्जा चमक रही थी। इसने उनके अंदर थोड़ी उम्मीद जगा दी। झंगी, जो उनमें सबसे ताकतवर है, अभी भी जिंदा था, और शायद उसने क्वान एक्साइयों को मार दिया है। अब आगे सब डार्क सन फॉरेस्ट की ओर बढ़ेंगे और वहीं मिलेंगे। बहुत लोग मरेंगे, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, चाहे कोई मानवता को बचाने के लिए ये सब कर रहा हो, या कोई चांद पर मौजूद कीमती संसाधनों के लालच में आया हो। दोनों ही रास्ते जाने देने वाले रोमांच हैं। एक खाली और अराजक इलाके में इंद्र के होठों पर शांत मुस्कान थी, जबकि उसके पैरों के पास काले, अजीब पेड़ों के टूटे हुए अवशेष बिखरे थे। ये उन लोगों से बने थे जो आध्यात्मिक प्रदूषण से पागल हो चुके थे। वो बिना चप्पल के काली रेत पर चल रहा था, आगे बढ़ता हुआ। चलो, हमें पीछे नहीं रहना। हमें इस अराजकता के पीछे चलते रहना होगा। मैंने भाग्य देखा है, सिर्फ उसी के पीछे चलकर हम सुरक्षित रह सकते हैं। वो अपने आसपास के कुछ लोगों से बात कर रहा था। इस समय भरत द्वारा लाए गए अजीब जीवों में से बहुत कम ही जिंदा बचे थे। उनमें गाओ चंगकोंग, गुमैन और बथु जैसे लोग शामिल थे, साथ ही कुछ उच्च जाति के सबऑर्डिनेट भी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे रखा, उसके मन में एक अजीब एहसास उठा और वो अचानक रुक गया। वही आवाज जिससे वो सालों से सावधान था, उसके पीछे से गूंजी। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहां मानवता को बचाने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूं। गांव चंगकों की नजर ऐसे थी जैसे किसी शिकार को लंबे समय से ताक रहा हो। इंद्र पीछे मुड़ा, उसकी आंखों में उलझन थी। गुमैन, जो गांव के पीछे थी, हाथ उठाते हुए बोली, प्राइवेट पैराडाइज ओपन। एक विशाल 6 कोणीय बैंगनी बाधा तुरंत खड़ी हो गई और इंद्र तथा गांव चंगकों को अंदर कैद कर लिया गया। आसपास का दृश्य बदल चुका था। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मानो ये एक अलग अस्तित्व में खींच लिए गए हों। गांव चंगकोंग सामने खड़ा था, चेहरे पर ठंडी, भावनारहित मुस्कान। मेरे मास्टर, केओस की तरफ से तुम्हें सलाम। आपकी महिमा, एम्परर शितिया। मास्टर शब्द सुनकर इंद्र की आंखें थोड़ी खुली और फिर उसके चेहरे पर सतर्कता उतर आई। तुम्हें केओस के पास खड़े रूल बेस्ड एबिलिटी यूजर ने नियंत्रित किया है, और वो भी अभी। क्यों वो तुम्हें मेरे पीछे भेजेगा? और वैसे भी तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम मुझे नुकसान पहुंचा सको? हालांकि इंद्र थोड़ा हैरान था, लेकिन विश्वास उसके चेहरे से हटे बिना खड़ा रहा। भरत सबसे महान योद्धा और भविष्यवक्ता था। उसकी शक्ति मजाक नहीं थी, और गांव चंगकोंग बस एक बहता हुआ आवारा कुत्ता जिसे भरत ने अपनाया था। गांव ने हल्की मुस्कान दी। बस कोशिश कर लो, खुद ही पता चल जाएगा। ओ, इंद्र हल्का सा हंसा। अगले पल उसके शरीर से सुनहरी पवित्र रोशनी फूटी और उसने 3 सिर व 6 हाथों वाली विष्णु फॉर्म ले ली। 3 सिर, एक क्रोधी, एक हंसमुख और एक शांत। 6 हाथ, हर हाथ में एक पौराणिक हथियार। मुझे जंजीरों में बांधा जाना पसंद नहीं, कोई भी नहीं बांध सकता। उसने एक हाथ सामने किया और दूसरे हाथ से दिव्य दृष्टि वाला चक्र दिखा दिया। भू, धर्म चक्र उसकी उंगली से निकला, घूमता हुआ, और इस सीमित स्पेस की दीवार की ओर दौड़ा। लेकिन वो जगह सिर्फ हिली, टूटी नहीं। इंद्र के चेहरे पर पहली बार अचंभा उभरा। वो औरत कैसे मुझे रोक सकती है? भरत को गांव के पास मौजूद हर व्यक्ति की क्षमता पता थी, और उसे डर था कि ये कभी उसके खिलाफ न हो जाए। गुमैन की एबिलिटी, बैरियर मास्टर, ये स्पेस टाइप एबिलिटी यूजर है जो फंसाने और मारने में माहिर है। लेकिन इप्सिलॉन डोमेन तक पहुंचने के बावजूद उसकी एबिलिटी इंडेक्स सिर्फ 16,000 पॉइंट्स थी। ये इंद्र को फंसाने के लिए काफी नहीं। गांव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी एबिलिटीज याद है? हेवनली डांस ट्रेजर व्हील तुम्हारी खासियत है। मेडिटेशन मुद्रा की री इनकारनेशन डिडक्शन,
इंद्र मुस्कुराया और बोला, तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे पुनर्जन्म चक्र का हिस्सा हो? उसकी समय संबंधी शक्ति गांव से कहीं ज्यादा थी, वरना वो उसे सालों तक कैसे दबाए रखता? गांव ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि पुरानी बात छेड़ी। 2 साल पहले मैं तुम्हारी झंग यी से बर्फीली पहाड़ियों में लड़ाई देख रहा था। उसने इंद्र को घूरा। मैंने देखा कि तुम्हारी 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप्स धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। बाकी लोग नहीं समझे, लेकिन मैं समझ गया। पहले मैं सोचता था तुम्हारी पावर लगभग अजेय है, 7 मौके, पूरी लड़ाई नियंत्रण में। ये तो मेरी री इनकारनेशन कैलकुलेशन से भी डरावना। मैंने सोचा था कि ये मेरी कला का भी उन्नत रूप है, लेकिन बाद में उसकी मुस्कान फैल गई जब मैंने तुम्हें केओस के हाथों हारते देखा। तब मैंने समझा तुम अजेय नहीं हो, तुम्हारी शक्ति में भी कमजोरी है। इंद्र के शांत, आत्मविश्वासी चेहरे पर आखिर पहली दरार उभर आई। चैप्टर 2367 रैग्नारॉक 3। दोनों में से किसी ने भी तुरंत हमला नहीं किया, और गांव चंकों की अचानक की हुई दारी ने दी शितिया को हैरान कर दिया। माहिरों की लड़ाई में मानसिक दबाव और दिमागी खेल भी बहुत जरूरी होते हैं। गांव चंकों का यहां दी शितिया पर हमला करना साफ दिखाता था कि उसने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। इंद्र की आवाज गहरी और गंभीर हो गई। तुम चांद पर सिर्फ मेरे लिए आए हो? गांव चंकोंग हंसा। क्या तुमने भी मुझ पर पूरा भरोसा किया? नहीं ना, वरना तुम 8 हेवनली ड्रैगन लीजन्स के और लोगों को लाते, क्योंकि तुम्हें पता है कि पूरे भारत में तुम ही अकेले हो जो मुझे काबू कर सकते हो। लेकिन अचानक वह जोर से हंसा, वही तेज और चमकीली हंसी। मैं भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। इंद्र की भौहों के बीच हल्की बेचैनी दौड़ गई। उसने अचानक अपनी 6 बाहें ऊपर उठाई और अलग अलग जादुई हथियारों से शक्तिशाली ऊर्जा बाहर आने लगी। विष्णु ने अपना धनुष उठाया। सुनहरा तीर हवा को चीरता हुआ इस जगह की सीमा की ओर गया। कॉन्च शेल, गाथा डिवाइन हैमर और अलग अलग ऊर्जा की लहरें समुद्र की लहरों की तरह चारों तरफ दौड़ी, ताकि इस बैरियर की कमजोरी ढूंढ सके। गांव चंकोंग ने सिर हिलाया। कोई फायदा नहीं। मैंने इस लड़ाई की तैयारी अपने दिमाग में 300 बार की है, इसलिए मैंने गू मैन को जानबूझकर इप्सिलॉन डोमेन तक पहुंचने के बाद प्राइवेट पैराडाइज वाला रास्ता चुनने को कहा। उसने अपने हाथ फैलाए और ये फीकी बैंगनी जगह दिखाई। इसकी एबिलिटी बहुत आसान है। एक ऐसा क्षेत्र जो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए मौजूद है। तुम्हारे अलावा कोई भी इसमें आ जा सकता है, लेकिन इस जगह में तुम्हें बंद रखने की क्षमता सबसे ज्यादा है। इंद्र ने नजरें सिकोड़ ली। अलग थलग करना, क्या बस इतना ही? हां, बस इतना ही। गांव चंकोंग मुस्कुराया। उसके हाथ ढीले लटके हुए, जैसे आराम में, लेकिन हर पल हमला करने को तैयार। मतलब तुम्हारा कहना है कि अगर मैं इस जगह में बंद हूं तो तुम मुझे जरूर मार दोगे? इंद्र ने अपनी नाक की तरफ इशारा किया और शांत हंसी लौट आई। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। हां, मैं बिल्कुल आत्मविश्वासी हूं। गांव चंकोंग ने लंबी सांस छोड़ी। ये मेरे मास्टर केओस का आदेश है, जिसे मुझे पूरा करना ही है। मुझे वो एहसास पसंद नहीं जब कोई हमेशा मेरे सिर पर बैठा हो। इंद्र, मैं बहुत समय से तुम्हें हटाना चाहता था। इंद्र के दिल में गहरा साया उतर आया। झंगी, वो मुझे मारना चाहता है, लेकिन क्यों? इंद्र को याद नहीं कि उसका और झंग यी का कोई पुराना झगड़ा हो। क्या हो सकता है? उसके मन में भयानक शक उठा। क्या हुएक्सु किंगडम भारत को पुराने झगड़ों के फायदे में निगलना चाहता है? इंद्र की आंखों में भारी मारने की नीयत चमक उठी। उसने पैर फैलाए। नंगे पांव काले रेत पर। सुनहरी रोशनी निकली और 7 मंजिला सुनहरा सीढ़ी सा प्लेटफॉर्म उसके नीचे सपोर्ट बन गया। उसके दाएं हाथ से अजीब ऊर्जा बहकर एक पुरानी, बहुत खूबसूरत हेवनली नेट अम्ब्रेला में बदल गई। तुम बहुत भोले हो, गरुड़ा। किस्मत मेरे हाथ में है।
तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई मौका नहीं, क्योंकि मैं ही किस्मत हूं। गाओ चंगकोंग मुस्कुराया। उसके पीछे हेवनली डांस व्हील दिखाई दिया, एक बहुत बड़ा गोल चक्र जिसमें अजीब पत्थरों जैसे रून लगे हुए थे, हर रून एक खास एबिलिटी का प्रतीक। द इमूवेबल किंग सील। उसका शरीर सुनहरी फूडो मयो वाली कवच से ढक गया। सन व्हील सील। उसके दाएं हाथ में सुनहरे सूरज जैसा विशाल तलवार बन गई। वो सुनहरी कवच में एक होली स्वॉर्ड लिए इंद्र के सामने किसी देवता की तरह खड़ा था। दोनों की अजीब ऊर्जा सीधा बाहर निकली। इंद्र का एबिलिटी इंडेक्स 39,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। बिना भरत फेद के भी वो पूरी जनता की ताकत से तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिस पर इंद्र को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि गाओ चंगकोंग के शरीर से भी 36,000 पॉइंट्स जितनी एबिलिटी इंडेक्स वाली ऊर्जा निकली। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें ये ताकत कहां से मिली? इंद्र चीख उठा। सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा था। बिल्कुल, ये 3 मुखी भगवान का तोहफा है। गाओ चंगकोंग ने मुस्कुराते हुए अपनी होली स्वॉर्ड इंद्र की तरफ तानी। 3 हेडेड क्लैन ने मुझे चुना है। उन्हें लगने लगा है कि गुस्सैल और निर्दयी राजा बनने का हक मुझसे ज्यादा किसी को नहीं। 3 हेडेड क्लैन, वो पुरानी जाति जो भरत के नीचे सोई हुई है। उनकी पहचान बहुत बड़े 3 सर वाले सांप और प्राचीन एंजेलिक रेस। ये बात इंद्र के लिए बिजली सी गिरी। वो तुम्हें कैसे चुन सकते हैं? क्योंकि तुम अपने छोटे भरत में बस बैठे रहना चाहते हो। लेकिन जमीन के नीचे वाली जातियां भविष्य में पूरे ग्रह का हक चाहती है। गाओ चंगकोंग ने अपना बायां हाथ ऐसा बंद किया जैसे पूरा संसार उसकी मुट्ठी में हो। और मैं तुमसे ज्यादा एम्बिशियस हूं और भरत को आगे ले जाऊंगा। इंद्र की ऊंची भौहें तन गई। उसका चेहरा बहुत सेक्रेड दिख रहा था। वो अपनी इमेज को भगवान जैसा रखने के लिए अक्सर हाइल्यूरोनिक एसिड लगवाता था, ताकि लोग उसको मंदिर की मूर्ति जैसा समझें। इसलिए वो गुस्सा करने से बचता है। चेहरे की कमी नजर आती है। लेकिन इस बार गाओ चंगकोंग ने सच में उसे गुस्सा दिला दिया। तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा और 3 देवताओं को बता दूंगा कि असल दुनिया में उनका प्रतिनिधि कौन है। बूम! सुनहरी सुपरनैचुरल ऊर्जा आगे फटने लगी और वर्ल्ड ऑनर्ड 1 की हेवनली नेट अम्ब्रेला लगातार घूमती रही, सुनहरी ऊर्जा की पर्दे नीचे गिराते हुए। गाओ चंगकोंग अब भी मुस्कुरा रहा था। दोनों खड़े ही रहे, किसी ने कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन इंद्र के पैरों के नीचे की सुनहरी 7 मंजिला सीढ़ियां, जो उसके 7 मौके दिखाती थी, एक एक करके बुझने लगी। जैसे जैसे 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप्स बुझती गई, इंद्र का चेहरा भी बिगड़ता गया। वो अविश्वास से गाओ चंगकोंग को देखता रहा। तुम 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप्स एक व्यक्ति को लड़ाई के साथ मौके देती है। अगर वो जीत जाता है, वो नतीजा सच हो जाता है। अगर हारता है, फिर से कोशिश। एक बेइंतहा खतरनाक ताकत। विरोधी बार बार अपनी कमजोरी दिखा देता है। झंग यी को भी इससे लड़ते समय बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन अब गाओ चंगकोंग बिल्कुल झंग यी की तरह उसके 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप्स को बार बार बुझा रहा था। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।